बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप में भी बिहार की खबरों को देख सकते हैं। बिहार के किसी भी खबर को केडीबी लाइव ऐप में 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है, जिससे आपकी समय की बचत होती है। तो ऐसे में अगर आप भी बिहार के सभी खबर को पाना चाहते हैं तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर, वहां लिखिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में अब बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसे लेकर के नीतीश कुमार की कैबिनेट में शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है, जिसमें बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है। इसके तहत अगर तय हुई व्यवस्था के अनुसार बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदकों को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो फिर राज्य सरकार द्वारा तय समय के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। नीतीश कैबिनेट ने 25 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके तहत ही बिहार सरकार ने बेरोजगारी भत्ता नियमावली को मंजूरी दी है। अब सरकार मनरेगा योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी। जब बिहार में बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अगर किसी बेरोजगार युवक को बेरोजगारी का आवेदन करने के 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो फिर राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार उसे मांग तिथि से तय समय के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता देगी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 19 जून को नालंदा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वे विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी के छात्रों और फिर शिक्षकों को संबोधित करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। बहुमत के 272 के आंकड़ों को छूने में भले ही भाजपा पीछे रह गई हो, लेकिन एनडीए के अन्य घटक दलों की मदद से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हो गए। इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब उन्होंने 8 चरणों के चुनाव के दौरान बिहार के कई लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किया। वहीं पर पटना में रोड शो किया। हालांकि लोकसभा चुनाव परिणाम भाजपा के उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। दोस्तों तेजस्वी यादव कोलकाता पहुंचे, जहां कोलकाता में तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है, केंद्र में कमजोर सरकार बनी है। इस सरकार में बिहार निर्णायक भूमिका में है। देश की जनता ने पीएम मोदी को अपना संदेश दिया है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, तानाशाही चल रही थी, संविधान और फिर लोकतंत्र पर हमला बोला जा रहा था, उन सब का जवाब जनता ने अपने जनादेश में दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते ही भाजपा ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, जब वहीं पर जनता ने बीजेपी को सिर्फ 240 पर ही समेट दिया। उन्होंने कहा है कि देश को मजबूत विपक्ष मिला है। सत्ता पक्ष के आसपास की विपक्ष की संख्या है, जब मोदी सरकार बैसाखी पर चल रही है। अगर आप भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी आई है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के लिए आपका इंतजार अब बस खत्म होने वाला है। केंद्र की एनडीए सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कार्यभार संभाला तो फिर पहला काम उन्होंने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मंजूर करने की फाइल पर साइन कर दिया। हालांकि इसकी तारीख सामने नहीं आई थी, लेकिन आज पता चल गया है कि 18 जून 2024 को अन्नदाताओं के खाते में रकम जमा कर दी जाएगी, यानी कि पीएम किसान योजना की किस्त 18 जून को भेज दी जाएगी। जब पीएम मोदी 18 जून को वाराणसी में होंगे और यहीं से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की सौगात देंगे। जब पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे, जहां से किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। दोस्तों नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक तय हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से नीतीश कुमार ने आगामी 29 जून को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। जब मीटिंग में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के सभी सांसद, विधायक और प्रमुख नेता शामिल होंगे। जब बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में लोकसभा चुनाव के परिणाम से लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी समेत संगठन को विस्तार देने और फिर मजबूत बनाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों जदयू के नेता आपस में मंथन करेंगे। इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसका देश की राजनीति पर व्यापक असर पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किंग मेकर की भूमिका में उभरी है। जब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसदों का सहयोग चाहिए होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बुलाई गई जदयू कार्यकारिणी की बैठक ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से लेकर के पार्टी प्रमुख चेहरे शामिल होंगे। बिहार के पूर्णिया जिला के एक गांव है जिसका नाम है पाकिस्तान। इस गांव का नाम कलंक की तरह है। इस कलंक को वो मिटाना भी चाहते हैं। इस गांव के लोग चाहते हैं कि इस कलंक को मिटाया जाए, यानी कि इस नाम को मिटाया जाए। इसीलिए गांव का नाम बदल करके बिरसा नगर रख दिया गया है। वो यही नहीं, बिरसा नगर नाम का बोर्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन सरकार नाम बदलने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। जी हाँ, आप जानना चाहेंगे कि आखिर वो गाँव कौन सा है, ऐसा क्या नाम है कि लोगों को कलंक की तरह लग रहा है। दरअसल इस गाँव का नाम पाकिस्तान टोला है। जी आपको जानकर के हैरानी होगी कि इस पाकिस्तान को आदिवासियों ने बसाया है। जब भारत विभाजन के वक्त तत्कालीन बंगाल में छाए तनाव के बीच वहां से आए आदिवासियों से ये पाकिस्तान अस्तित्व में आया। जब जिले के श्रीनगर प्रखंड के सिंघिया पंचायत के अंतर्गत पाकिस्तान गांव में आदिवासियों के करीब 100 घर है। जब गांव के जेठा टुडू, बाजिल मुर्मू आदि बताते हैं कि पूर्वजों ने गाँव का नाम पाकिस्तान रखा है। ये समय देश की आजादी का वक्त था। वह समय देश की आजादी का वक्त था जब पाकिस्तान गाँव के आदिवासी चाहते हैं कि दुनिया अब उनके गांव को बिरसा नगर से जाने। गांव के बाहर एक पेड़ पर बिरसा नगर का बोर्ड भी ग्रामीणों ने लगवा रखा है। जब ग्रामीण बताते हैं कि कुछ महीने पहले ही गांव के लोगों ने गांव का नया नाम बिरसा नगर रखा है, जब मगर अब भी उन्हें पाकिस्तान के नाम से ही पहचाना जाता है। गांव को बिरसा नगर से पुकारा जाना सब चाहते हैं, पर नाम के चक्कर में एक बार फिर से अपनी जमीन और अपना अस्तित्व नहीं खोना चाहते हैं। गाँव के आदिवासी बताते हैं कि उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड सब में पाकिस्तान टोला लिखा हुआ है। ऐसे में बिरसा नगर के नाम से गांव का दर्जा मिलने के साथ ही उनके कागजात में भी गांव के नाम का सुधार होगा, तभी वह पाकिस्तान नाम पूरी तरीके से छूट पाएगा। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बता दें कि बिहार सरकार की तरफ से 1 जुलाई से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहा है 10 लाख रुपए के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई से इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। आप 1 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं, 1 जुलाई से 30 जुलाई तक। जी आपको बता दूं कि इस योजना के तहत युवा, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और फिर अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से एक साथ आवेदन कर सकेंगे। या उद्योग लगाने के इच्छुक लोग 1 जुलाई से उद्योग की विभाग की वेबसाइट पर अपने कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक मनीष झा ने बताया है कि इंटर पास बेरोजगार युवक युवतियों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसमें 5 लाख रुपए सरकार अनुदान के रूप में देगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग लगाने की कोई भी संख्या निर्धारित नहीं की गई है। आवेदन मिलने के बाद ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार युवकों को योजना का लाभ देने की योजना है। इस योजना के तहत 51 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए सरकार से स्वीकृति मिली है। इसमें प्लास्टिक सामग्री उत्पादन, ऑटो गैरेज, आइसक्रीम उत्पादन, मधु प्रसंस्करण, मसाला उत्पादन, मुर्गी दाना उत्पादन, तेल मिल, नोटबुक उत्पादन, पशु आहार, पावर लूम इकाई, पैथोलॉजिकल जांच घर, चूरा उत्पादन, रोलिंग शटर, स्टेपलाइजर, इन्वर्टर निर्माण, स्पोर्ट्स हल्के वाहन के बॉडी निर्माण, हॉस्पिटल बेड, ढाबा, फ्लेक्स प्रिंटर, बड़ी गिरी, बांस का सामान, बीज प्रसंस्करण, बेकरी उत्पादन, बेडशीट निर्माण, मखाना प्रोसेसिंग सहित 51 प्रकार के उद्योग शामिल है। दोस्तों, पूर्णिया की रुपोली विधानसभा सीट के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। इस बीच लोकसभा में मिली हार के बाद पूर्व विधायक बीमा भारती ने उपचुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। जब एक न्यूज चैनल से बातचीत में बीमा भारती ने इसकी जानकारी दी है। जब उनकी जगह इस बार उनके पति अवधेश मंडल रुपोली विधानसभा से दावेदारी पेश करेंगे, जब वे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। अवधेश मंडल का मुकाबला महागठबंधन से CPI के विकास चंद्र मंडल से हो सकता है। बीमा भारती रुपोली विधानसभा सीट से 5 बार की विधायक रह चुकी है। जब उनकी इस बार उनके चुनाव लड़ने की सारी अटकलों पर विराम लग गया है। बीमा भारती के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। बीमा भारती CM नीतीश कुमार के पार्टी जदयू छोड़ करके RJD में शामिल हुई और पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें मात्र 27,120 वोट मिले, जब पप्पू यादव ने बीमा भारती को 5,40,436 वोट से हराया। लोकसभा चुनाव के 3 महीने पहले बीमा भारती RJD में शामिल हुई थी। जो बीमा भारती कल तक जदयू और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा के साथ काम करती थी, जब उन्हीं लोगों के खिलाफ लोकसभा चुनाव में राजद के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ा। बीमा भारती के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी काफी प्रचार किया। हालांकि नतीजा बीमा भारती के खिलाफ ही रहा।
दोस्तों, पूर्णिया में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। आपको बता दें कि पूर्णिया शहर के मरंगा स्थित जिला नियोजनालय के ITI कैंपस बियड़ा में कल 1 दिवसीय जॉब कैंप लगेगा। अकारियो इंडिया जॉब रिसोर्सेज पर्सनल के 20 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये बहाली पूर्णिया के सभी 14 प्रखंडों के लिए की जाएगी। इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य रखा गया है। जॉब कैंप 11 बजे से शुरू होगा। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी 15,000 मासिक वेतन के साथ ही इंसेंटिव भी देगी। अकारियो इंडिया के जॉब रिसोर्सेज पर्सनल के 20 पदों के लिए 14 जून को पूर्णिया के मरंगा स्थित जिला नियोजनालय के ITI कैंपस बियड़ा में इंटरव्यू आयोजित की गई है। इच्छुक युवाओं को इसके लिए बियड़ा लेकर के जाना है। तो ऐसे में अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जाकर के आवेदन कर सकते हैं। बात बिहार की हो और दबंगई की ना हो तो फिर बात अधूरी सी लगती है। लेकिन कभी कभी ये दबंगई का तरीका कानूनन जुर्म में तब्दील हो जाता है और इससे न सिर्फ बिहार की छवि धूमिल होता है बल्कि दूसरे राज्यों में फजीहत भी उठानी पड़ती है। अब एक ऐसा ही मामला रेल यात्रा से जुड़ा हुआ निकल करके सामने आया है, जब बिहार के चौसा रेलवे स्टेशन के पास एक एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया, जिसमें कई रेल यात्री बुरी तरीके से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस वे ट्रेन पर चौसा स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने जमकर के पथराव किया। इस पथराव की वजह महज इतनी थी कि यहाँ एक मेमू ट्रेन को रोक करके एक्सप्रेस ट्रेन को पास करवाया जा रहा था। इसी बात को लेकर के मेमू ट्रेन के पैसेंजर आक्रोशित हो गए और फिर ताबड़तोड़ पथराव शुरू कर दिया। इस घटना में ट्रेन के 4 AC बोगी की खिड़कियों के शीशे टूट गए। एक यात्री का सिर में गंभीर चोटें आई है, जबकि आधा दर्जन यात्रियों को हल्की चोटें आई है। दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराध के मामले लगातार इजाफा देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में इस बढ़ते अपराध ग्राफ को लेकर के बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि साजिशन यादव समाज के लोगों की जान लेने पर सरकार जुटी हुई है। इसके बाद अब इस मामले को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि तेजस्वी यादव खतरई करते हैं, जब उनको पहले सही से मामले की जानकारी रखनी चाहिए तब वो बोलना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार जो कि 2005 से पहले थी, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, इन दोनों को अपराध पर बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें पहले अपना पुराना इतिहास देखना चाहिए, इसके बाद कुछ भी बोलना चाहिए। इसके आगे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वर्तमान में यदि अपराध की संख्या बढ़ी है तो उस पर कार्रवाई हो रही है और तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन उनके समय में एक्शन तो दूर की बात, उल्टा अपराधी उनके घर जाते थे और चाय पी करके वहाँ नेगोशिएशन किया जा करता था। लेकिन अब ताकत नहीं है कि कोई भी ऐसा करे। उधर जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को सलाह देते हुए कहा है कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं वे सही नहीं कह रहे हैं। 2005 के पहले के कार्यकाल को याद करके सभी लोगों का जी कांप जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। हालांकि जनसंख्या बढ़ी है तो फिर छिटपुट घटनाएं होती रहती है, लेकिन इस पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। आपको बता दूं कि बिहार बिजली विभाग में 2610 पदों पर बहाली निकली है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने 2000 से ज्यादा पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन लिंक आज यानी कि 15 जून 2024 से खोल दिया जाएगा, आज शनिवार से। वे कैंडिडेट जो इन भर्तियों के लिए आवेदन करने की जरूरी योग्यता और इच्छा रखते हो, वे बताए गए प्रारूप के अंतिम तारीख के पहले फॉर्म भर दें। ऐसा करने के लिए उन्हें BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। या ऐसा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का पता है bpscl.co.in। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आज से ये वेबसाइट शुरू हुई है। आज से आप अप्लाई कर सकती हैं और उसकी अंतिम तारीख 15 जुलाई है। 15 जुलाई 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इन वैकेंसी के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के मुताबिक अलग अलग है। जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पद पर BE BTech या फिर BSc करे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से सबसे ज्यादा भर्तियां हो रही टेक्नीशियन ग्रेड 3 पद पर है। जहाँ इन पद के लिए 10वीं पास कैंडिडेट जिनके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेंड हो, वे आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मजदूरों को श्रम संसाधन विभाग फ्री में मुफ्त में साइकिल दे रहा है? जी हाँ, आपको बता दें कि संसाधन विभाग मजदूरों को मुफ्त में साइकिल दे रहा है। जब वैसे मजदूर जो बिहार भवन एवं अन्य संपूर्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड से निबंधित है और फिर निर्माण कार्य में जुटे हैं, वो इस योजना का लाभ के योग्य हैं। ऑनलाइन आवेदन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हो रहा है। अब तक 75 श्रमिकों को साइकिल मुहैया कराई जा रही है। जब विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार इन योजना के माध्यम से बिहार के लेबर कार्ड धारकों को
साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता राशि दी जाती है। प्रत्येक को साइकिल खरीदने के लिए 3500 रुपए दिए जाते हैं। जब कम से कम एक साइकिल का रजिस्टर होना अनिवार्य है। जब श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया है कि श्रम परिवर्तन पदाधिकारियों को इसको लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है और फिर आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। जब आवेदन करने के दौरान खरीदी गई साइकिल की रसीद और फिर जीएसटी नंबर देना अनिवार्य है। साथ ही साथ आधार नंबर और आवेदक को फोटो साइकिल के साथ होना चाहिए। खबर बिहार के गोपालगंज से सामने आई है। बिहार के गोपालगंज जिले में ऊँटों की तस्करी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। जब मंगलवार को बिहार पुलिस ने एक ट्रक में भर करके ले जा रहे 19 ऊँटों को जिंदा बरामद कर लिया है। इन ऊँटों की कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जब ऊँटों के साथ 4 तस्कर भी पकड़े गए हैं। जब तस्करों में 2 के नाम जुनैद खान, बचे हुए शाहनवाज और साहिल है। इनमें से जुनैद खान और फिर साहिल हरियाणा के मेवात से रहने वाले हैं, जहाँ पर 80% मुस्लिम आबादी है। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र की है। मंगलवार को यहाँ के अर्रा मोड़ पर डीएसपी स्वर्ण प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ वाहनों की तलाशी ले रहे थे। इसी बीच एक ट्रक को रोक करके चेकिंग की गई, जिसमें से 19 ऊँट बरामद किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार ये ऊँट दुर्लभ प्रजाति के बताए जा रहे हैं। इन्हें राजस्थान सरकार संकटग्रस्त प्रजाति की भी घोषित कर चुकी है, जिसके बाद इनके संरक्षण के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। जब पुलिस ने ट्रकों को जब्त कर लिया है। ट्रक के साथ मथुरा के रहने वाले जुनैद और फिर शाहनवाज के साथ नूह मेवात के निवासी जुनैद खान और फिर साहिल को अरेस्ट कर लिया है। सरकार का कहना है कि देश में गेहूं की कोई भी कमी नहीं है। भरपूर मात्रा में देश में गेहूं है, इसकी कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार का खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं की कीमतों में पर कड़ी नजर रख रही है। जब विभाग ने कहा है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं का स्टॉक है, जिसे बाजार में कीमतों में तेजी आने की स्थिति में ठंडा करने के लिए जारी किया जा सकता है। तब बीते गुरुवार को जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना के साथ तैयार है कि कीमतें बढ़ाने के लिए बेईमान तत्वों द्वारा जमाखोरी न की जाए। इस साल चालू रबी विपणन सत्र के दौरान 112 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की और लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए की अपार सफलता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की एकजुटता से बिहार में एनडीए को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार ने एनडीए को 30 सीटों की सौगात देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में बड़ा योगदान दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि केंद्र में मोदी और फिर बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बिहार डबल इंजन की ताकत से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में बिहार के विकास में और तेजी आएगी। केंद्र और फिर राज्य सरकार मिलकर के बिहार वासियों को सपनों को पूरा करेंगे, बिहार वासियों के सपनों को पूरा करेंगे। वे हार कर भी जीत गए, हम जीत करके भी हार गए। कैसी बाजी कैसी चाल चली, कैसे पीटे कहाँ मार खा गए। गैरों में कहाँ दम था, अपनों ही हमको मार गए। ये कसक अररिया लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के खेमे में है। भले ही अररिया लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह ने 20,094 वोटों के अंतर से राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम को मात दे दी हो, लेकिन इनके कम वोट से इस जीत के बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह को 1,37,000 वोटों के शानदार अंतर से जीत मिली थी, तो फिर अब भाजपा के घर माने जाने वाले क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। जी हां, अररिया के नरपतगंज, फडविसगंज, सिकटी और फिर रानीगंज विधानसभा में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा को कम वोट मिले हैं, जबकि वोटरों की संख्या बड़ी है। इन चारों विधानसभा में एनडीए के विधायक भी हैं। जब मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जोकीहाट में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। जब राजद की बात करें तो फिर इन 4 विधानसभा में 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जोकीहाट और फिर अररिया में वोटों के बिखराव को रोक पाने में नाकाम रहने के कारण राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम की हार मानी जा रही है। जोकीहाट से खुद शाहनवाज आलम तो अररिया में कांग्रेस के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को नरपतगंज में 1,30,200 वोट मिले थे। इस बार सिर्फ 1,22,421 मत मिले। जब पिछले चुनाव की तुलना में भाजपा को 7,789 वोट मिले। जब राजद के
सरफराज आलम को 2019 के नरपतगंज विधानसभा में मात्र 61,366 वोट मिले थे। इस बार वोट बढ़कर 83,467 हो गया। रानीगंज में भाजपा को पिछली बार 1,09,949 वोट मिले थे। इस बार केवल 1,06,300 वोट प्राप्त हुआ, यानी कि 3649 वोटों का नुकसान हुआ। राजद को पिछली बार रानीगंज में 67,298 वोट मिले थे, जो इस बार बढ़कर के 88,069 हो गया। इस तरह 20,771 वोटों का फायदा हुआ। इसी प्रकार फरबिसगंज में भाजपा को पिछली बार की तुलना में 605 वोट अधिक आया, जब वहीं पर राजद को 13,094 वोट का फायदा हुआ। जहाँ अररिया में भाजपा को 2019 की तुलना में 2571 वोट कम आया, जबकि राजद को 15,505 वोट अधिक मिले। मजेदार बात यह है कि जोकीहाट में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में भाजपा को 1181 वोट अधिक प्राप्त हुआ। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पाठक से एक कदम आगे निकल गए। आपको बता दूं कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ तो फिर के पाठक से एक कदम आगे निकल गए हैं। जी हाँ, इस बार उन्होंने सरकारी स्कूलों में नामांकन को आसान बनाने के लिए अलग ही तरकीब लगा दी है। जहाँ राज्य में सरकारी विद्यालयों से बाहर के बच्चों के नामांकन में जीविका दीदी से लेकर के मुखिया, सरपंच और फिर पंच से मदद ली जाएगी। बच्चों के नामांकन में पोषक क्षेत्र में अवस्थित आंगनबाड़ी की सेविका, शिक्षा सेवक यानी कि टोला सेवक, शिक्षा सेवक यानी कि तालीमी मरकज, विकास मित्र और फिर वार्ड सदस्य का भी सहयोग लिया जाएगा। जब बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जून जुलाई तक जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र के जरिए निर्देश दिया है। इस निर्देश में कहा गया है कि नामांकन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा विद्यालय के बाहर ना हो रहे। सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी विद्यालय के प्रधान शिक्षक की होगी। जब प्रत्येक नामांकन बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की हुई हार को लेकर के भाजपा जो तर्क दे रही है और एनडीए के सहयोगी दलों पर निशाना साध रही है, वे तर्क राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि रालोदमो के प्रमुख और काराकाट से एनडीए प्रत्याशी रहे उपेंद्र कुशवाहा को रास नहीं आया। जहां उन्होंने गुरुवार को इसको लेकर के भाजपा को सधे शब्दों में बड़ी नसीहत दे डाली। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो बातें भाजपा की तरफ से कही गई है उसमें ये कहा गया है कि जदयू का वोट भाजपा को नहीं मिला, ये मीडिया में नहीं आना चाहिए, इससे काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की ये खबरें हमारे आपस में कटुता बढ़ा सकती है, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती है। यह चुनावी परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु ये हमारा यानी कि एनडीए का आंतरिक मामला है। इसका मकसद हमारी कमियां ढूंढ करके मिलजुल करके उसको दूर करना है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। इसके आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है। विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा ही है। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा ही है, जहां अंत में हम सबको गंभीर होकर के अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए फिर से एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़कर के सांसद बने पप्पू यादव लालू फैमिली पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। जब पप्पू यादव कभी तेजस्वी को युवराज कह रहे हैं तो फिर कभी बिहार के कांग्रेस की हार के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के खेल में बुरी तरीके से फंस गए थे। लालू प्रसाद यादव के कहने पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया था। इसके बाद उनके सामने अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जैसे कि आपको पता है। आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि अपनी पार्टी का विलय करने के बाद पप्पू यादव ना तो घर के रहे और ना ही घाट के, उनके हाथ से अपनी पार्टी तो गई ही, जब कांग्रेस ने भी उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। जब पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन सीटों का बंटवारा बिना किए ही लालू प्रसाद ने आरजेडी छोड़ करके आरजेडी में आई सुपोली विधायक बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बना दिया। दोस्तों, बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में वृद्धि कर दी है। मकान किराया भत्ता को 4 श्रेणी में बांटा गया है। जब पटना में रहने वाले कर्मचारियों को पहले मकान भत्ता के रूप में मूल वेतन के 16% मिलता था, इन्हें अब 20% भत्ता मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत काम नहीं मिलने की अवस्था में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। जहाँ करीब 3 महीने बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्ताव के साथ कुल 25 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
पूर्णिया शहर के एक फर्नीचर व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई रंगदारी की प्राथमिकी को पप्पू यादव ने उच्च स्तरीय राजनीतिक साजिश बताया है। जब शुक्रवार को अपने कार्यालय अर्जुन भवन में उन्होंने इस मामले में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश पटना में रची गई थी। जब चुनाव के दौरान भी उनके निशाने पर रहे एक बड़े अधिकारी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि वे उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल प्रभावित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें यहाँ के एक पूर्व विधायक और फिर 2 बड़े व्यवसायी भी अहम भूमिका निभाई है। तीनों मिलकर के फर्नीचर व्यवसाय को लेकर के पटना उस आका के कोठे पर पहुंचे थे और फिर इसकी पूरी साजिश रची गई थी। जब सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि संबंधित फर्नीचर व्यवसाय को तो वे जानते तक नहीं है, जब उनसे कभी मुलाकात तक भी नहीं हुई है। जब इस व्यवसायी ने बिल्डर संजीव कुमार मिश्रा का 80 लाख रुपए बकाया रखा था। जब इसी तरह मधेपुरा के एक व्यवसायी की भी मोटी रकम उनके पास थी। जब उन लोगों ने साल 2021 में ये बात उन्हें बताई थी और उन्होंने इस मुद्दे पर फर्नीचर व्यवसाय से बात किया था। इसमें किस्तवार रकम लौटाने की बात भी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने उस समझौते को भी नहीं माना। अब साजिशकर्ताओं के प्रलोभन में फंस करके इस तरह की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की साजिश से डरने वाले नहीं हैं, वे जनता के हक के प्रति समर्पित हैं और इसमें इस तरह की साजिश से वे कतई डरने वाले नहीं हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव के बाद शुक्रवार को पहली बार हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राजस्व प्रशासन से जुड़े हुए सभी पुराने न्यायिक आदेश, नक्शे, भू अभिलेख और फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। जब बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी की वरीयता का निर्धारण अब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा सूची के आधार पर होगा। जब राज्य के पुराने 22 एएनएम स्कूल एवं पुराने 6 जेएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन के लिए 247 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। जब बैठक में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत बिहार श्रम सेवा तकनीकी के कारखानों निरीक्षण से संवर्ग की विभिन्न कोटि की पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक के 4 पद और फिर उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के 4 पदों के सृजन को भी कैबिनेट से स्वीकृति दी गई है। नई बेरोजगारी भत्ता नियमावली के मुताबिक अगर मनरेगा के तहत लोगों को 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उन्हें राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के मकान किराए की दर में भी संशोधित किया है। वहीं पर नीतीश कैबिनेट ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग की योजना को मंजूरी दी है। अब बिहार सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों के स्वामित्व वाले 15 वर्ष पुराने वाहनों का फिर से निबंधन नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों, बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद बने पप्पू यादव इन दिनों खूब चर्चा में हैं। रंगदारी मामले में पूर्णिया की एक अदालत से जमानत मिलने के बाद यहां उन्होंने आर पार का ऐलान कर दिया है। जब पप्पू यादव कल फुल फॉर्म में दिखे, पप्पू यादव थोड़े नाराज भी दिखे। पप्पू यादव वीडियो से सवाल जवाब करते दिखे। पप्पू यादव एकदम फिल्म नायक के अनिल कपूर की तरह एक्शन में आए और वार्ड नंबर 12 में औचक निरीक्षण करने लगे। उनके आते ही वहाँ की गरीब जनता उत्साह में भर गई। जब सबसे बड़ी बात यह थी कि पप्पू यादव के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। जब पप्पू यादव ने अधिकारियों से कई सवाल जवाब किए, उन्होंने अधिकारियों को दिखाया है कि कैसे नल जल योजना सिर्फ पेपर में ही है, जब उसे जमीन पर नहीं उतारा गया है। पप्पू यादव ने तुरंत इस पर एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने लोगों के बीच जाकर के उस नल जल कनेक्शन को भी देखा जहां पानी आ ही नहीं रहा था। जब लोगों ने कहा कि पाइप बहुत जगह फटा हुआ है, पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब पप्पू यादव इस दौरान लोगों से और भी जानकारी मांगी। पप्पू यादव ने जांच के दौरान पाया है कि इस वार्ड में कोई भी शौचालय नहीं है। जब फिर वे नाराज हो गए और फिर अधिकारियों को जल्द से जल्द इस पर काम करने के लिए आदेश दे दिया। बिहार के चर्चित आईएएस के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पद से हटा करके राजस्व भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बना लिया है। जब के पाठक नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी शामिल है। जब बीते दिनों के पाठक को मद्य निषेध विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी और बिहार में शराब माफियाओं के खिलाफ पाठक ने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि बिहार में शराब के खेल को रोकने में के पाठक कामयाब नहीं हुए। जब बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से लोगों की जान गई और के पाठक सवालों के घेरे में आ गए। आपको बता दूं कि के पाठक का पूरा नाम है केशव कुमार पाठक। केशव कुमार यानी कि के पाठक। जी हाँ, इसको शॉर्ट फॉर्म में के पाठक बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है केशव कुमार। केशव कुमार पाठक बिहार कैडर के 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं। जब पाठक अक्सर अपने फैसले को लेकर के चर्चा में बने रहते हैं। के पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है। उसके पिता मेजर जीएस पाठक भी बिहार में लघु जल संसाधन विभाग में सचिव रह चुके हैं। जब के पाठक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
दोस्तों, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या से निपटना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जब केंद्र सरकार इसे निपटने के लिए युवाओं के द्वारा नए सूक्ष्म, मध्यम या फिर लघु उद्योगों को स्थापित करने को बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए जुलाई माह में पेश किए जाने वाले बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जब यूपी और फिर बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रयास कर सकती है। इसके पहले भी केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के द्वारा इसे बढ़ावा दे रही थी। अब इसे नए तरीके से दोबारा बढ़ावा दिया जा सकता है। केंद्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा कि उसके गृह राज्य बिहार के साथ साथ पूरे देश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता है। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम हमारे देश की अर्थव्यवस्था के प्राण रहे हैं। यह सरकार इसे बढ़ावा देकर के एक बार फिर से इसे विकास का इंजन बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि छोटे और फिर मझोले उद्योगों के क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश भर के युवाओं को रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता है। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक की विदाई हो चुकी है। उन्हें राजस्व विभाग के एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अब के पाठक के शिक्षा विभाग से जाने के बाद शिक्षकों की बाँछें खिल गई है। यह शिक्षक खुशियां मना रहे हैं। कई जिलों में जश्न मनाने की खबरें भी सामने आई है। जैसे शिक्षक मिठाई बांट रहे हैं, केक खा रहे हैं, केक काट रहे हैं, डांस कर रहे हैं के पाठक के जाने के बाद। आपको बता दूं कि हालांकि उनके इस जश्न में खलल डालने की शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की ई शिक्षा कोष ऐप से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर के शिक्षा विभाग तैयारी में जुट चुका है। इस ऐप से शिक्षकों को 2 बार हाजिरी बनानी होगी। पहली बार जब वे विद्यालय में प्रवेश करेंगे उस समय, और दूसरी बार छुट्टी होने के बाद जब विद्यालय से जाएंगे तो उस समय, यानी कि दोनों समय उन्हें ऐप में हाजिरी बनानी होगी। यानी कि जब स्कूल में प्रवेश करेंगे दिन में तब सुबह, उसके बाद जब फिर स्कूल से निकलेंगे तब, यानी कि 2 टाइम हाजिरी बनानी होगी। इस ऐप की खास बात यह है कि स्कूल में प्रवेश करने के समय जब शिक्षक स्कूल के इस बटन को क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल का कैमरा सेल्फी मोड में खुल जाएगा। जहां उसके बाद कैप्चर एवं कंफर्म बटन के माध्यम से उनकी उस दिन की हाजिरी फोटो के साथ बन जाएगी। शिक्षा विभाग के इस आदेश से खास करके स्कूल छोड़ करके भागने वाले शिक्षकों को ज्यादा परेशानी का सामना करना होगा। इसको लेकर के शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के अलावा जिन शिक्षकों का टीचर आईडी नहीं बनी है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। दरअसल विभाग ने 25 जून से जिले के सभी प्रधान अध्यापक और फिर शिक्षकों की हाजिरी ई शिक्षा कोष ऐप से बनाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश में कहा गया है कि आगे चलकर के बच्चों की भी हाजिरी इसी से लगेगी। इसको लेकर के अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव में बेटिकट रही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी रालोसपा को बिहार भवन निर्माण विभाग ने बड़ा झटका दिया है। जब विभाग ने पटना के हवाई अड्डा रोड स्थित लोजपा कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने के बाद आवंटन को रद्द किया गया है। इस संबंध में विभाग द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब रालोसपा को पार्टी के कामकाज के संचालन के लिए नए कार्यालय की खोज करनी होगी। लगभग 18 साल पहले रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को कार्यालय उपयोग के लिए आवास संख्या 1 विलर रोड पटना आवंटन किया गया था। जी हाँ, तब से रामविलास पासवान के निधन के बाद भी पार्टी का संचालन यहीं से होता था। 3 साल पहले जब लोजपा में दो फार हुआ और फिर पशुपति पारस ने 5 सांसदों के साथ अलग पार्टी रालोजपा बनाई तो फिर लोजपा के कार्यालय को ही पटना में हेड ऑफिस बनाया। हालांकि कार्यालय का आवंटन तब भी लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर ही रही। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह शुक्रवार को पहली बार पटना पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जदयू प्रवक्ता और फिर पूर्व मंत्री नीरज कुमार सहित अन्य नेताओं ने मुंगेर सांसद ललन सिंह पर पुष्पगुच्छ देकर के अभिवादन किया। इस दौरान ललन सिंह ने राजद सहित विपक्षी दलों के नेताओं को आड़े हाथ लिया। जब संवाददाताओं से बात करते हुए ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया है, जब पूरी निष्ठा के साथ काम करना है। जेडीयू को केंद्र में मिली जिम्मेदारी से पूरी तरीके से संतुष्ट बताते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग पूर्ण संतुष्ट हैं। राजद के तेजस्वी यादव सहित विपक्षी नेताओं द्वारा केंद्र की एनडीए सरकार को बैसाखी के सहारे चलाने वाली सरकार बोलते हुए ललन सिंह गहरी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटा है, इसलिए उन लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एनडीए में किसी प्रकार की गतिरोध होने की खबरों का उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया है, फालतू बताया है। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर एनडीए में शामिल घटक दलों में जदयू को 2 मंत्री मिले हैं, जिसमें ललन सिंह को केंद्रीय मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री बनाया गया है।
दोस्तों, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सदन के उस उप सभापति को सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस संबंध में विधान परिषद सचिवालय की से आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई। देवेश चंद्र ठाकुर हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी सीट से सांसद चुने गए हैं, जिसके बाद उनके विधान परिषद से सदस्यता खत्म होने के लिए संवैधानिक रूप से इस्तीफा देना अनिवार्य था। आपको बता दूं कि देवेश चंद्र ठाकुर सभापति बिहार विधान परिषद जो कि द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 में तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद उन्हें विधान परिषद का सभापति बनाया गया था। दोस्तों, कल 14 जून था जब कल सुबह पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रथम बिहार वुमेन कबड्डी लीग 2024 में खेले गए एक मुकाबले में सीतामढ़ी सेंटिनल्स ने मगध वॉरियर्स को 43-21 के भारी अंतर से हरा करके शानदार जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है। जब सीतामढ़ी सेंटिनल्स की सुरुचि कुमारी ने 15 रेड पॉइंट्स के साथ बेस्ट रेडर का और फिर इसी टीम को की अंजलि कुमारी ने 9 टैकल पॉइंट के साथ बेस्ट डिफेंडर का खिताब जीता है। उधर एक और रोमांचक मैच में नालंदा निजाम ने 34-18 से सिवान टाइटन्स को मात देकर के मैच अपने नाम कर लिया। जब नालंदा निजाम्स की नैन्सी प्रिया 13 रेड पॉइंट के साथ बेस्ट रेडर और फिर सिवान टाइटन्स की मणि कुमारी 5 टैकल पॉइंट लेकर के बेस्ट डिफेंडर साबित हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यही कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस केडीबी लाइव ऐप में बिहार के सभी खबर को मात्र 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। उसी बिहार न्यूज को अगर आप फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो आपसे 4-5 मिनट ले लिया जाता है, 3 मिनट तो फिर भी आपसे नहीं लिया जाता है, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। जी, कहते हैं कि टाइम इज मनी, यानी कि समय ही पैसा है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने समय की कदर करते हैं, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, तो आप केडीबी लाइव ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इस ऐप में बिहार के सभी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां जाकर के सर्च करना है केडीबी लाइव, लिख करके आ जाएगा। तो उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। साथ ही साथ इस ऐप में आप खबर को पोस्ट भी कर पाएंगे। जी हाँ, यानी कि इस ऐप में दूसरे के खबर को देख भी सकते हैं और खुद से खबर को पोस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस ऐप में खबर पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाना बहुत आसान है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करना है, फिर अपना नाम और फोटो देकर के आपको अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से खबर को पोस्ट कर पाएंगे, लाइक कर पाएंगे, कमेंट कर पाएंगे, उसके बाद फॉलो कर पाएंगे, एक दूसरे को मैसेज कर पाएंगे। जहां इस ऐप में मैसेज की भी सुविधा दी गई है और एक दूसरे को फॉलो की भी कर पाएंगे। आपको बता दूं कि अगर आप इस ऐप में अपना अकाउंट बनाते हैं और खबर को पोस्ट करते हैं तो आपकी फॉलोअर्स बढ़ेगी, जिससे आपकी कमाई भी होगी। अभी कमाई नहीं होगी, लेकिन बाद में जरूर आपकी कमाई होगी। तो आप इस ऐप में अपना अकाउंट बनाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपको बता दें कि अगर आपके अगल पास कोई घटनाएं घटती हो या फिर आपका खुद का कोई खबर हो तो आप इस ऐप के माध्यम से खबर को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, केडीबी लाइव लिख करके आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।